हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बताया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एवरीबॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले इनर्शिया पढ़ा, तो इनर्शिया को ही बेस बना के न्यूटन ने क्या है अपना फर्स्ट लॉ दिया है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपका किस में रहेगा, वो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई नहीं करते थे। इनर्शिया में भी यही बताया था कि कोई रेस्ट में है तो वो किस में रहने की कोशिश करती है, रेस्ट में रहने की, और मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें अब एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के। देखो क्या है, जो इनर्शिया वाले एग्जाम्पल थे ना वही इसके आपके एग्जाम्पल रहेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ के। क्या है, व्हेन ए हॉर्स सडनली स्टार्ट रनिंग द राइडर फॉल बैकवर्ड, यानी कि कोई हॉर्स है उसके ऊपर जो राइडर बैठा है, जब घोड़ा एकदम से चलना शुरू कर देगा तो जो राइडर है वो पीछे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, ये आगे डस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए हैंगिंग कारपेट बाय बीटिंग विद ए स्टिक। जो कारपेट है, दरी है, उसको जब हम स्टिक से उसको पीटते हैं तो उसमें से डस्ट बाहर आ जाते हैं। ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन फर्स्ट लॉ का। जो कि ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये आपके इनर्शिया वाले एग्जाम्पल है। जैसे ये एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, ये सेकंड एग्जाम्पल भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। जैसे दरी को हम पीटेंगे तो वो पहले तो रेस्ट में है और डस्ट पार्टिकल है वो भी उसमें रेस्ट में है। जैसे ही हमने स्टिक से उसको पीटा तो वो मोशन में आ जाएगी, लेकिन डस्ट पार्टिकल किस में रहने की कोशिश करेंगे? रेस्ट में, तो वो नीचे गिर जाएंगे दरी से। ठीक है, आगे है व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ ट्री, हम किसी पेड़ की जो टहनी है, ब्रांच है, उसको हिलाएंगे, इट्स फ्रूट एंड ड्राई लीव्स फॉल डाउन। जो फ्रूट और ड्राई फ्रूट होंगे, सॉरी लीव्स होंगे, जो सूखे पत्ते और फल होंगे वो उससे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो शुरू में तो जो फल लगा हुआ है ब्रांच टहनी पे वो रेस्ट में है और टहनी भी रेस्ट में है। जैसे ही हम एकदम से उसको हिलाएंगे तो क्या है, जो टहनी है वो मोशन में आ जाएगी, लेकिन फल है और जो पत्ते हैं वो किस में रहने की कोशिश करेंगे? रेस्ट में, तो एकदम से वो अलग हो जाएंगे, उससे नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, आगे क्या, व्हेन ए हॉर्स रनिंग फास्ट, जब कोई हॉर्स है एकदम से फास्ट सडनली स्टॉप, तेज चल रहा है और एकदम से रुक जाएगा तो राइडर कहाँ है? थ्रोन फॉरवर्ड, राइडर जो उस पर बैठा है वो आगे की तरफ गिर जाएगा एकदम से। ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसमें फिफ्थ एग्जाम्पल, ए पर्सन गेटिंग आउट ऑफ ए मूविंग बस और ट्रेन फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी प्रकार से बस या ट्रेन में कोई यात्री बैठा हुआ है तो वो भी क्या है, एकदम से जब बस चल रही है और एकदम से स्टॉप होगी बस या ट्रेन तो यात्री आगे की तरफ गिर जाएगा। अब क्या, व्हेन ए व्हीकल मूव्स इन द मड स्टिक्स टू इट्स व्हील फिलिंग ऑफ टेंजेंशियली। ये भी आपने बताया, जैसे व्हीकल के ऊपर जो टायर, सॉरी व्हीकल में जो टायर होता है उसके ऊपर मड गार्ड लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो व्हीकल का टायर जब घूमता है तो वो क्या है, मड को क्या करेगा, पीछे की तरफ फेंकता है। ठीक है, तो पीछे वाले जो व्हीकल आ रहे हैं उनके ऊपर वो मड चला जाएगा। इससे बचने के लिए जो व्हीकल है उसके टायर के ऊपर क्या लगाया जाता है, ऐसे मड गार्ड लगाया जाता है। जब ये फेंकेगा, इसमें थ्रो करेगा, टायर है पीछे की तरफ है, मड को थ्रो करेगा तो ये जो गार्ड है, इस गार्ड के ये लग जाएगा मड और ये नीचे ही गिर जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से जो ये जितने भी एग्जाम्पल है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन के दिए गए हैं। ठीक है, क्यों दिया ये एग्जाम्पल न्यूटन फर्स्ट लॉ में? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी आपका किस पे बेस है? इनर्शिया पर ही बेस्ड है ये। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब इसमें आगे देख लेते हैं बच्चों। अब हमने करना है क्या, मोमेंटम। क्या टॉपिक आ जाएगा हमारा? मोमेंटम। हम इसको लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो मोमेंटम में देखो क्या बताया है, मोमेंटम के अंदर ये बताया है कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइन टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, किसी बॉडी का, कोई बॉडी है जिसके अंदर क्या है, उसका मास m है और वो मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो उसके अंदर मोमेंटम आपका बन जाएगा। उसकी मास और वेलोसिटी को क्या है, हम उसका प्रोडक्ट करवा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो मोमेंटम बन जाएगा। तो मोमेंटम आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बॉडी के अंदर
जो बॉडी मूव कर रही है उसका मास m है और उसमें v वेलोसिटी है, तो मास और वेलोसिटी से उसमें मोमेंटम हो जाएगा। कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? मोमेंटम। मास वेलोसिटी के प्रोडक्ट से मोमेंटम क्वांटिटी बन जाती है आपकी, ठीक है। ये अब ये क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, क्योंकि देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर है पर सेकेंड। जो मोमेंटम उसकी एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। जैसे मास की क्या हो जाएगी? किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? किलोग्राम मीटर है पर सेकेंड। अब ये बता आगे भी थोड़ा, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाई बॉडी है। ये डेफिनेशन और बता दी कि मोमेंटम क्या है? बॉडी में क्या है? बॉडी के अंदर है क्वांटिटी ऑफ मोशन है, यानी मोशन की जो बॉडी, किसी बॉडी के अंदर जो मोशन है उसकी जो क्वांटिटी है उसको भी आप क्या बोल सकते हो? मोमेंटम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ आगे आपके ग्राफ आ जाएंगे। देखो ग्राफ में क्या बताया है यहाँ पर, हम देखते हैं। वेरिएशन ऑफ मोमेंटम में इसमें सबसे पहले बताया है कि आपका मोमेंटम वेरी किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहले देखो व्हेन m इज कांस्टेंट, जैसे आपके मोमेंटम में आपकी तीन टर्म थी। जो मोमेंटम था उसका मास इंटू वेलोसिटी था, तो मोमेंटम मास वेलोसिटी तीन टर्म है यहाँ पर। अब ये कहता है मास को कांस्टेंट कर दें, मास को हम जितना है उतना फिक्स कर दें, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करें। तो आपका जो ग्राफ इसमें हम ड्रा करेंगे, या हम कह सकते हैं मास को कांस्टेंट कर दिया तो जो मोमेंटम है हमारा वो किस पे डिपेंड करेगा? फिर वेलोसिटी पे। वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का इसमें मतलब है वेलोसिटी बढ़ेगी मोमेंटम भी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी मोमेंटम भी घटेगा। तो ये देख लो, ये m कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी है, ये इधर मोमेंटम है। वेलोसिटी v1 थी तो मोमेंटम p1 था, कम था। वेलोसिटी v2 होगी तो मोमेंटम p2 हो गया। तो वेलोसिटी के साथ मोमेंटम भी इंक्रीज होगा और मास क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सेकंड ग्राफ को देख लेते हैं। इसमें क्या बताया? व्हेन v इज कांस्टेंट। अब वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया। किसको कांस्टेंट कर दिया? वेलोसिटी को। जैसे f इज इक्वल टू mv था, अब वेलोसिटी को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो ये जो आपका मोमेंटम है ये किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। तो मास बढ़ेगा, ज़्यादा होगा तो उस बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। देखो मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल हम साइकिल का और एक कार का ले लेते हैं। वेलोसिटी दोनों की सेम रखी हमने। साइकिल की वेलोसिटी भी आपकी जैसे हमने मान ली 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो कार है उसकी वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है, दोनों की सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी दोनों की आपकी यहाँ हमने क्या ले ली? सेम ले ली। लेकिन क्या है, साइकिल का मास कम होता है, कार का मास ज़्यादा है। कार का मास ज़्यादा है तो मोमेंटम किस में ज़्यादा होगा? कार के अंदर मोमेंटम ज़्यादा होगा। और साइकिल का मास कम है तो उसमें मोमेंटम आपका कम होगा, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पर जैसे ग्राफ देख लेते हैं हम। थर्ड ग्राफ के अंदर इसका क्या है यहाँ पर देखो इसमें इसने कहा है व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मास, मास अलग अलग है लेकिन मोमेंटम सेम कर दिया हमने। जैसे हमारे पास दो बॉडी हैं, एक का मोमेंटम p1 है, दूसरी का p2, मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया, यानी मोमेंटम में बदलाव नहीं किया, दोनों बॉडी का सेम है। तो ये हो गया आपका, इसका p1 मोमेंटम m1v1 हो जाएगा, p2 m2v2 हो जाएगा, दोनों इक्वल है। तो m2 को इसके नीचे ले गए m1/m2 हो गया, v2 है इसके नीचे v1 को ले गए। अब यहाँ से अब क्या देख पा रहे हैं? जो मास है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। देखो m1 वेलोसिटी है, v1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर कहने का क्या मतलब हुआ? जैसे p को कर दिया कांस्टेंट, अब मास जैसे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इन्वर्सली का थी मतलब है वेलोसिटी ज़्यादा है तो मास क्या हो जाएगा आपका, यानी मास कम है उसका, उस बॉडी का जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा है। या आप ये भी कह सकते हो मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इन्वर्स में रहता है, जैसे ये वेलोसिटी होगी इस तरफ आपका मास हो गया। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा p कांस्टेंट होने पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज हैविंग इक्वल मोमेंटम है, मोमेंटम क्या इक्वल है तो वेरीज इन देयर मास। वेलोसिटी किसके साथ वेरी करेगी? इन्वर्सली किसके होगी? मास के। किसके इन्वर्सली होगी? मास के। तो इसमें क्या बताया? द हैवियर बॉडी हैज स्मॉलर वेलोसिटी। जो हैवी बॉडी जिसका मास ज़्यादा होगा ना जिस बॉडी का, उसमें वेलोसिटी क्या होगी? उसकी कम होगी, थोड़ी होगी। एंड लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर वेलोसिटी, और हल्की बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे गन और बुलेट का एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। देखो
गन का मोमेंटम P1 मान लिया और बुलेट जो होती है, बुलेट का जो गोली होती है उसका P2 मान लिया, दोनों का मोमेंटम सेम कह दिया हमने। तो यहाँ जैसे गन का मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, इसका बुलेट का मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। अब देखो गन का मास जैसे हमने 10 कह दिया और वेलोसिटी 5 कह दी, तो 10 × 5 ये 50 हो जाएगा। तो मोमेंटम 50 हुआ, इधर भी मोमेंटम 50 होना चाहिए। लेकिन जो बुलेट है, बुलेट का मास तो कम होता है ना गन से, तो बुलेट का मास हमने 2 ले लिया, तो फिर इसको 50 करने के लिए वेलोसिटी क्या होगी, उसमें बुलेट में ज़्यादा होगी, 25 होगी। देखो मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है। तो मोमेंटम अगर आपका दो बॉडी का सेम है तो जो हल्की बॉडी होगी ना उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और जो भारी बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये था आपका मोमेंटम से रिलेटेड टॉपिक।